हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं जो है आज आप लोग के लिए एक बार फिर से 2018 के मैथ के क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिवों का हल लेकर के आया हूँ पूरे व्याख्या के साथ। अगर आप लोग देखिएगा 2018 में तो 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। फर्स्ट सिटिंग में हुए हैं, सेकंड सिटिंग में हुए हैं और एक जो है कंपार्टमेंटल वाला एग्जाम हुआ है। तो हम लोग जो है आज चलते हैं सिटिंग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर के, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या 0.32 उसके ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ है को पी बटा क्यू के रूप में लिखना है हमें, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 लिखा जा सकता है, क्यू बराबर 0 नहीं लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। देखिए 0 दशमलव कितना दिया है 32, उसके ऊपर रेकरिंग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग पी बटा क्यू के रूप में कैसे तोड़ते हैं, देखिए जो दिया हुआ है दशमलव को हटा करके वो लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर लेंगे। तो गौर से देखिएगा, इस पर जो है 2 के ऊपर रेकरिंग है और 3 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। और हर के रूप में क्या लिखेंगे, तो जिस संख्या पर रेकरिंग होगा उसके बदले हम लोग लिखते हैं 9, और रेकरिंग को छोड़ करके दशमलव के बाद जितने अंक बच जाते हैं उसके बदला हम लोग क्या लिखते हैं 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो देखिएगा अगर 32 में से हम 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 29 और बट्टा में क्या हो जाएगा 90। अगर बात कैंसिल किया है तो कैंसिल होगा नहीं। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच जो है अपरिमेय संख्या होगा। देखिए क्या दिया है हमारे पास, 2 तथा 2.5 के बीच में हमें क्या निकालना है, अपरिमेय संख्या। तो दो संख्याओं के बीच अगर हम अपरिमेय निकालें, इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, रूट ए बी, अर्थात जो दो संख्या होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, रूट लगाकर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा 2.5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा √5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या सत्य है। तो हमें इस क्वेश्चन में जो है सत्य और असत्य को क्या करना है, चूज करना है। तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट क्या कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो चेक कर लेते हैं, कोई भी 2 अपरिमेय संख्या लीजिए, जैसे 2 आ गया और 3 लिए, इसको हम गुना करेंगे कितना आ जाएगा √6। ये तो क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ, ये तो सत्य है। इसके अकॉर्डिंग और हम लोग लेकर के देखते हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए √3 लिए और √3 ले लिए तो कितना आ जाएगा, ये √9 और इसका हो गया 3। अब देखिएगा गौर से, तो 3 क्या होता है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये हमारा आंसर हो गया वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो ए तो नहीं होगा, ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है हमेशा अपरिमेय होता है। हमेशा तो अपरिमेय नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है, परिमेय भी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। बी जो दिया हुआ है, हमको सत्य आंसर का चूज करना है। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या गुणनफल जो है हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो लीजिए हम लोग देखते हैं, एक परिमेय ले लिए और एक अपरिमेय ले लिए, तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3, जो कि अपरिमेय संख्या है। इसके बाद जो है जैसे 3 लीजिए और √3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3√3, ये भी क्या है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या ही है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर तो सही हो रहा है कि क्या कर रहा है, एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या गुणनफल जो है हमेशा अपरिमेय होता है। तो हम लोग कभी भी देखेंगे तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुना करेंगे तो हमेशा वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा बी। चलिए हम लोग सी और डी को भी देख लेते हैं। सी क्या कर रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता, ये भी गलत है। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर इसको जोड़ेंगे इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो ये भी गलत दिया हुआ है, ये भी क्या है, अपरिमेय है। ये कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है। अगर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी पर जाइएगा तो क्या दिया है, एक पूर्णांक, मान लीजिए कोई भी पूर्णांक 2 है, ठीक है, तथा एक परिमेय संख्या का जोड़, परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए 3 है, का जोड़ एक कभी पूर्णांक नहीं होता है। तो 2, 3, 5 इसको हम लोग पूर्णांक बोल सकते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है और क्या होता है, शून्य पूर्णांक। तो यहाँ पर देखिएगा तो 5 क्या आ गया, धनात्मक पूर्णांक आ गया, तो पूर्णांक तो आ गया। ये क्या ऑप्शन में क्या कर रहा है, डी में, कि पूर्णांक नहीं होगा। इस प्रकार से ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा। तो देखिए n क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं हम लोग, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और गिनती की संख्या हम लोग जानते हैं 1 से शुरू होता है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, n बराबर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग बार बार से इसमें जो है मान भर करके देख लेते हैं। जैसे n का मान अगर 1 लिए तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 1, अगर 2 लिए तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा √2, इसका वर्गमूल तो नहीं आएगा। अगर मान लीजिए 3 लिए तो इसका भी वर्गमूल नहीं आएगा।
अगर 4 लिए तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या देखिए हम लोग 1 से 4 तक में 1 आ गया परिमेय संख्या, 2 भी आ गया, √4 का भी वर्गमूल आ गया परिमेय संख्या, लेकिन 2 का वर्गमूल तो नहीं आया, तो ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या। और √3 का भी वर्गमूल नहीं आया, तो ये भी क्या हो गया अपरिमेय संख्या। तो हमें क्या लगता है कि कभी परिमेय आ रहा है और कभी क्या आ रहा है अपरिमेय। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे। ए में दिया है हमेशा प्राकृत संख्या होता है, जो कि गलत है। बी में दिया हुआ है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, वो भी गलत है, देख लीजिए परिमेय तो आया है। सी में दिया हुआ है हमेशा परिमेय संख्या होता है, ये भी गलत है, क्योंकि हमेशा परिमेय संख्या तो नहीं हुआ। इस केस में देखिए क्या आ गया अपरिमेय संख्या, इस केस में भी क्या आ गया अपरिमेय संख्या। और डी में दिया है कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, ये तो हो सकता है। देखिए एक का वर्गमूल जाए कितना है, एक आया, तो एक को प्राकृत संख्या हम लोग बोल सकते हैं। 2 का वर्गमूल नहीं निकला तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलते हैं। 3 का वर्गमूल नहीं निकला तो इसे हम लोग भी क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और 4 का वर्गमूल फिर निकल गया 2 आ गया, तो 2 को हम लोग बोलते हैं क्या प्राकृत संख्या। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि यदि प्रथम 1386 अभाज्य संख्याओं का योग n हो, तो n जो है हम जो है n क्या कर रहा है हमेशा भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए कि प्रथम 1 3 9 8 6 करने का मतलब क्या हुआ 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है। अभाज्य संख्या क्या होता है, देखिए अभाज्य संख्या शुरू होता है कथी से 2 शुरू होता है, तो 2 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया, इसके बाद क्या हुआ फिर 9 तो हुआ नहीं 11 हो गया डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब 13,986 अभाज्य संख्याओं का जो योगफल है वह किसके बराबर दिया है n के बराबर। हमको क्या निकालना है योगफल, ठीक है, योगफल किसके बराबर है n के बराबर। हमें योगफल का मान तो दिया नहीं है, तो हम लोग योगफल निकाल करके देखेंगे कि वह संख्या जो है किससे विभाज्य होगा। तो यहाँ पर ये एपी का क्वेश्चन है, तो एपी में जो प्रथम पद होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग एक कहते हैं। बी के लिए क्या करते हैं दूसरा पद में से पहला पद को हम लोग घटा लेते हैं, तो कितना हो गया 1। और योग निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं एसएन का प्रयोग करते हैं। एसएन का जो फॉर्मूला होता है वह कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ पर n का मान देखिएगा, तो n का मान कितना दिया हुआ है 13,986, कितना दिया है 13,986, यही ना है। कहा कि 13,986 जो है अभाज्य संख्याओं का योगफल, तो हम लोग जो है n के बदले क्या लेंगे 13,986। तो यहाँ पर कितना भरेंगे देखिए 13,986/2 इंटू 2, ए का जो मान हो गया वो कितना हो गया 2, n का मान हो गया 13,986 -1 और डी का मान कितना हो गया 1, ठीक है। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 छक 12, 2 को 9 करेंगे तो 18 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और जो है 2 3 6, कितना आ गया हमारे पास 6993। इधर देखिएगा 2 दूनी 4 प्लस इसको अगर हम क्या करेंगे घटाएंगे तो हो जाएगा 13985, इतना हो जाएगा। ये आ गया 6993 और इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 5498931। तो अब देखिएगा इसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी योग चेक कर लेंगे हम लोग कि किस विभाज्य होगा। तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिया हुआ दिया है 6, तो 6 की विभाज्यता का शर्त क्या होता है कि जिस संख्या में 2 और 3 से भाग लगे, अर्थात वह जो संख्या जिसमें जो है 2 और 3 से विभाज्य हो वह 6 से विभाज्य होती है। और 2 से विभाज्य का शर्त क्या होता है जिस संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो वह संख्या क्या होती है 2 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर देखिएगा इसी को देख लीजिए, इसका जो इकाई अंक है कितना दिया है 3, तो 0 2 4 6 8 तो नहीं है, इसका मतलब जो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा और 2 से विभाज्य नहीं होगा तो 6 से विभाज्य नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। इसके बाद जो है बी कह रहा है कि 4 से, तो 4 से विभाज्यता का शर्त क्या होता है जिस संख्या के अंतिम के 2 अंक जो है 4 से विभाज्य हो वह संख्या जो है 4 से अवश्य विभाज्य होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए अंतिम के जो 2 अंक है 93, क्या ये 4 से विभाज्य होगा नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 8 देखिएगा, तो वह क्या होता है कि अंतिम के 3 अंक जो होता है वह 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंतिम के 3 अंक हम लोग देख लेते हैं, जैसे 993 है, क्या ये 8 से डिवाइड होगा नहीं होगा। देखिए 8 एकम 8, अगर हम इसको डिवाइड करें कितना हो जाएगा 8 एकम 8 19 बचा 8 दूनी 16, 3 बचा और 33 जो 8 के टेबल में आता ही नहीं है। तो कहने का मतलब इसका जो ऑप्शन होगा ना ए होगा ना बी होगा ना सी होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास एक और ऑप्शन बचता है डी, इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग डी के साथ जाएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात क्या होगा। तो घात क्या होता है, घात देख लीजिए यहाँ पर 3 है 2 है 1 है
और कुछ नहीं है। घात मतलब जो चर राशि होता है उसी का हम लोग घात लिखते हैं। तो यहाँ पर जिसकी घात सबसे ज्यादा होता है वही बहुपद क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो यहाँ पर जो घात का मान हो जाएगा वह हो जाएगा 3, और ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल जो है 2 तथा -15 है तो बहुपद है। तो देखिए यहाँ पर शून्यकों का जो योगफल दिया हुआ है, शून्य का योगफल का व्यापक रूप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका जो मान दिया है वह दिया है 2, ठीक है। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है इसका व्यापक रूप क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसका जो मान है वह दिया हुआ है -15। तो क्या करा यहाँ पर, बहुपद है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता होगा, और पता नहीं है तो जाइए इसको याद करिए। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 2, और इंटू क्या हो जाएगा एक्स। और यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान 15 लेंगे, और माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 15। देखिए ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, तो ऐसा ऑप्शन जो है बी में दिया हुआ है, इस प्रकार से इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 3 बराबर 0 2x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल जो है x बराबर 1 और y बराबर -1 है। तो सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई बराबर 3, और क्या दिया हुआ है देखिएगा, तो 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर क्या दिया है 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, x बराबर 1 यहाँ पर जो है बराबर नहीं है, -3 बराबर 0 है। तो इसका जो हल दिया है कितना दिया देख लीजिए, x का मान जो है यहाँ पर देखिए गौर से, x का मान -1 दिया हुआ है और y का मान कितना दिया है -1। फिर क्या पूछ रहा है, k का मान है। तो यहाँ पर अगर हम x और y का मान फिल करते हैं तो k का मान तो नहीं आएगा। तो चलिए इस समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, x का मान भर देते हैं, y का मान भर देते हैं, k का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है देखिएगा 2k, x के बदले हम लोग कितना भर देंगे 1 प्लस 7, y के बदले हम लोग कितना भर देंगे -1 बराबर में क्या -5 बराबर में क्या हो जाएगा 0। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k प्लस माइनस कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया -5 इक्वल टू 0। तो 2k और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, और ये जिसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12। 2k बराबर क्या होगा 12, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 2 छक 12, k का मान जो आएगा वो आ जाएगा 6, जो कि जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, x क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d के जो है शून्यों का गुणनफल पूछ रहा है। तो क्या होगा, शून्य गुणनफल क्या होता है, अगर त्रिघात है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो फॉर्मूला होगा वह क्या होगा c/a के बराबर। यहाँ पर जो है वैसे भी अगर कोई भी एक शून्य लेंगे तो 2 ही मान निकालना होगा, अल्फा इंटू बीटा, फिर भी c/a ही आएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, पी का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 जो है पूरी x माइनस 2 से भाज्य है। तो क्या दिया है हमारे पास, एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 जो है किससे विभाज्य है देखिएगा, तो x माइनस 2 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ, शेषफल जो आएगा वह 0 के बराबर आएगा। विभाज्य इसका अर्थ क्या हुआ, हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में कि शेषफल पढ़ने में से क्या आता है, जब 0 होता था विभाज्य होता है। तो यहाँ पर हम x का मान निकाल सकते हैं। देखिए माइनस अगर इस जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां क्या भरेंगे 2 भरेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे और p का मान निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं क्योंकि px बराबर क्या मान लेते हैं 0, ठीक है। तो p के बदले हमारे पास x का मान कितना निकाले हैं, 2 निकाले। तो यहाँ पर भरिए, जहाँ x है वहां क्या भरेंगे 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 2 दूनी 4 माइनस p को 2 से गुना करेंगे तो 2p प्लस क्या हो गया 8 इक्वल टू 0। अगर देखिएगा 8 4 चौके 16 माइनस 2p प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सबको ऐड करिएगा कितना होगा, ये हो जाएगा 32 माइनस 2p इक्वल टू 0, 32 इक्वल टू 2p, 16 दूनी 32। तो p का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा 16, जो कि जो है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, x माइनस, देखिए क्या कर रहा है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, और क्या दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर कितना दिया है 10। इसमें कह रहा है कि x और y का मान क्या होगा। देखिए अगर हम लोग समीकरण बनाएंगे फिर भी हो जाएगा, और नहीं बनाएंगे फिर भी हो जाएगा। ऑप्शन से भी इस प्रकार के क्वेश्चन हल हो जाते हैं। जैसे देखिएगा अगर ए ऑप्शन में कितना दिया है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना दिया है 1, हम लोग क्या करेंगे दोनों समीकरणों में जो है, इसको अगर समीकरण फर्स्ट मान ले, इसको अगर समीकरण सेकंड मान ले,
तो दोनों समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, एक्स का मान और वाई का मान भरते हैं। तो देखते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस आता है कि नहीं। तो चलिए भर के देखते हैं। यहाँ पे एक्स के बदले क्या भरेंगे 2 और वाई के बदले कितना भरेंगे 1। तो हमें क्या आना चाहिए 0। तो 2 - 2 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो एक ही में भर के हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग दूसरे समीकरण में भी भर के देखेंगे। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तो यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर एक्स और वाई का मान भरेंगे अगर 10 आ जाए तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है हमारा। तो 3 एक्स का मान कितना भर दे 2 + 4 वाई का मान कितना भर दे हम लोग 1। तो देखते हैं 10 आता है कि नहीं। तो गुना करिए 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 4 एकम 4 तो कितना होगा 6 4 10। तो देखिएगा ये भी फॉलो कर रहा है और ये भी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है, बाद बाकी हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, 10 के पावर दिया है 2y बराबर दिया है 25। तो मान निकालने के लिए कर रहा है 10 के पावर -y का। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 के पावर y इंटू 2 तो लिख ही सकते हैं। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए 10 के पावर -y का मान चाहिए। तो इस रूप में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके हर में एक मान लेते हैं, इसको पलट देते हैं। पलटने से क्या होता है चिन्ह बदल जाता है पावर का। तो क्या हो जाएगा 1/10 के पावर -y का स्क्वायर और इधर भी क्या हो गया 5 का स्क्वायर। तो गौर से देखिएगा ये स्क्वायर और स्क्वायर क्या है बराबर है। इसका अर्थ क्या होगा कि ई पार्ट और ई पार्ट भी क्या होगा आपस में बराबर होगा। हमारे पास जो मान आएगा कितना आएगा 10 के पावर -y बराबर क्या आ जाएगा 5। इसको हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं और 10 के पावर -y का मान निकालते हैं। तो देखिएगा अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1। 10 का पावर -y बराबर हो जाएगा, ये जो गुना में जाएगा कहीं जाएगा भाग में जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 2k - 1 k समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल है, तो k का मान निकालना है। तो समीकरण जो दिया है ऐसे दिया है 10x - 9y बराबर 12। हमारे पास जो बिंदु है कितना है 2k - 1 k। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हुआ वो x का मान हुआ और ये जो हुआ किसका मान हुआ y का मान हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं x के बदला ये मान भरते हैं और y के बदले ये मान भरते हैं और फिर जो है k का मान निकालते हैं। तो भरिए, इसके बदला क्या भरेंगे 2k - 1 और 9 है, इसके बदले क्या भरेंगे हम लोग k इक्वल टू कितना दिया 12। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 दूनी 20 के प्लस माइनस हो जाएगा -10। ठीक है, -9 के इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिए 20 में से अगर 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 के, 12 है माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 11 के और ये हो जाएगा 22। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 11 दूनी हो जाएगा 22। तो के का जो मान आएगा वो आ जाएगा 2 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखिए ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स बराबर दिया है 7 + 4√3। तो हमें किसका मान फाइंड करना है, x + 1y x का मान फाइंड करना है। ठीक है, x का मान ये दिया हुआ है, ये थोड़ा अगर इस रूप से डायरेक्ट जो है हम इसमें मान बैठाएंगे थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर करके शॉर्ट कर लेते हैं। तो देखिएगा 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 को हम लिख सकते हैं 7 को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए सूत्र में जाते हैं हम लोग a + b का होल स्क्वायर पर लाने का कोशिश करते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो क्या होगा हमारे पास देखिएगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 4 3 कितना हो जाता है 7। प्लस ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 2 गुना √3। देखिए क्या है हमारे पास 2 दूनी 4 और 4 को √3 से गुना करेंगे तो 4√3 हो जाएगा। हमारे पास एक मान आया, एक फार्मूला आ गया a + b का होल स्क्वायर क्या होता है देखिएगा a² + b² प्लस क्या होता है 2ab। ये किसका सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर। तो गौर से देखिएगा तो a के बदले क्या दिया है 2 और b के बदले क्या दिया है √3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखिएगा स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या आ गया 2√3। तो हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था x + 1y x का मान। तो हम लोग भरते हैं, यहाँ पे क्या भरेंगे 2 + √3, यहाँ पे क्या भरेंगे 1 और 2 + √3। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा ये। देखिए तो ऐड कैसे करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 1 और 2 + √3 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा 2 + √3। एक से एक ही कैंसिल हो जाएगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो फिर से इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना √3। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 बट्टा में क्या हो जाएगा 2 + √3। इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2 दूनी 4, इसका कितना हो जाएगा 3
ये हो जाएगा 4√3 और ये हो जाएगा +1 और y में क्या हो जाएगा 2 + √3। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7 1 8 + 4√3 बट्टा में हो जाएगा 2 + √3। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको परमीकरण करके देखते हैं। परमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - √3 बट्टा 2 - √3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास देखिएगा, फिर से ये गुणा के रूप में आ गया। इसको करेंगे सूत्र क्या हो जाएगा a² - b²। तो देखिए क्या दिया हुआ है a + b × a - b, सूत्र क्या हो जाएगा a² - b²। हम लोग क्या करते हैं इसको देखिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा 8 दूनी 16 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 8 को √3 से गुना करिएगा तो क्या होगा 8√3। ठीक है, अब 8 से कर लिए, अब हमको करना पड़ेगा 4√3 से। देखिएगा प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 दूनी 8√3 और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, देखिएगा तो ये तो 4 हो जाएगा और √3 कितना होता है 3, और इधर देखिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3। तब हमारे पास जो मान है वो देखिए ये यहाँ पर देखिए +8√3 और -8√3 कैंसिल हो जाएंगे। ये हो गया 16 और 4 दिया कितना हो गया 12, तो 16 में से 12 गया कितना हो जाएगा 4 और 4 और 3 हो गया तो कितना हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है x⁻n+1 जो है एक गुना के x+1, तो n निश्चित रूप से क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या दिया है x⁻n+1, तो +1 प्लस में अगर 1 लिखा तो उसे कहते हैं हम लोग विषम पूर्णांक। क्या कहते हैं विषम पूर्णांक कहते हैं। क्यों कहते हैं विषम पूर्णांक, देखिएगा +1 कब होता है जब मान लीजिए कोई विषम पूर्णांक में हम लोग जो डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 एकम 2, क्या हो गया 1। देखिएगा 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 2 दूनी 4, तो क्या होगा 1, तो ये उसका फॉर्मूला ही होता है। +1 हो तो क्या होगा विषम पूर्णांक, और ऐसे 2n के रूप में हो तो क्या होता है सम पूर्णांक। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है √3 tan थीटा बराबर 3, तो क्या निकाला हमें sin² थीटा माइनस cos² थीटा का मान। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे, यहाँ पर 3 sin थीटा भी दिया हुआ है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा क्या लिख सकते हैं sin थीटा बट्टे cos थीटा, और ये 3 है और ये 3 इधर जाएगा तो क्या जाएगा डिवाइड में जाएगा और ये क्या हो गया sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ देखिए sin थीटा बराबर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1/cos थीटा, और ये √3 से तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए √3 गुना √3 लिख सकते हैं। अगर उसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये √3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया √3। ठीक है, तो अगर हम इसको जो है ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा, और ये हो जाएगा इसको उल्टाएंगे तो हो जाएगा 1/√3। अब हमें मान किसका निकालना है sin² थीटा का और माइनस cos² थीटा का। तो हम यहीं पर क्या कर लेते हैं sin² थीटा को cos² बना लेते हैं, या तो ऐसे ही बना सकते हैं लंब आधार करके ही बना सकते हैं। जैसे cos थीटा का तो क्या होता है b/h बराबर कितना हो गया 1/√3, तो कहने का मतलब b का मान 1 हो गया और h का मान कितना हो गया √3। तो हमारे पास जो है p नहीं है, इसका फॉर्मूला क्या होता है h² - b²। तो देखिएगा h का मान कितना दिया हुआ है √3 का स्क्वायर और b का मान कितना दिया है 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 है, इसका हो जाएगा 1, तो हो जाएगा ये √2। हमारे पास जो p का मान आया किसके बराबर हो जाएगा √2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं मान निकालते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है p/h का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या होता है b/h का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो p का मान हम कितना निकाले हुए हैं √2। ठीक है, और h का जो मान है हमारे पास कितना दिया है √3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी प्रकार से b का मान कितना है हमारे पास 1 है, और h का मान कितना निकाले हम लोग √3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अगर हम √2 का होल स्क्वायर करें तो हो जाएगा 2, और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 3, और यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 3, इसका हम एलसीएम लेंगे 3 और हो जाएगा 2 - 1, तो क्या आ गया 1/3। तो 1/3 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan² 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और 1 + tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। चूंकि यहाँ पे क्या दिया है स्क्वायर, तो हम लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करिएगा कितना हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा 1 + 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3। देखिएगा गौर से, तो 2/√3 हो गया। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, हो जाएगा ये 3 + 1,
तो 2/√3, ये देखिए डिवाइड में है, ऊपर ले जाएंगे तो चेंज हो जाएगा ये, और 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो कितना हो गया 2 दूनी 4, इसको हम √3 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया √3/2, और ऐसा जो मान होता है वह किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान। तो जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए हो जाएगा ऑप्शन। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, सेक ए इक्वल टू कोसेक के बराबर कितना दिया है 13/12, तो a प्लस बी का मान फाइंड करना हमें, ठीक है। तो देखिए सेक और कोसेक, इस दोनों में से हमें एक एंगल को चेंज करना पड़ेगा, किसी का भी चेक कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। ये सेक ए है और ये क्या दिया, सेक ए नहीं दिया, सेक बी दिया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पर जो है चेंज कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल बी है तो क्या ले लेंगे हम लोग बी। ये जो है हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। देखिए क्या होगा, सेक और सेक कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, बी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करने के लिए था, ए प्लस बी का मान। तो ए प्लस बी का जो मान होगा किसके बराबर दिया है, 90 डिग्री के बराबर, इसका आंसर हो जाएगा 90, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में, तो बना लेते हैं हम लोग त्रिभुज एबीसी। ये हो गया ए, ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया सी। एबीसी में कोण ए और कोण बी पूरक है, तो कोण सी का मान निकालना है। देखिए कोण ए और बी क्या होता है, पूरक, और हमें ये समझना होगा कि पूरक कोण क्या होता है। तो जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, कोण ए और प्लस कोण बी का जो मान है कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो सी का मान कितना डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है कितना के बराबर होता है, 180 के बराबर। तो अगर ये और ये क्या है 90 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री बराबर होगा। इसका त्रिभुज इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो सी जो है 90 डिग्री का अगर मान लीजिए बराबर हो जाएगा, तो कहने का मतलब क्या पूछ रहा है हमें, कोट सी का मान, ठीक है। और कोट सी कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, और हम लोग जानते हैं कोट 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3, तो tan बीटा का मान क्या होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है √3, ठीक है। तो यहाँ से मान निकाल लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा का √3 tan में किसका एंगल होता है, tan 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए tan tan कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और क्या दिया है हमारे पास, देखिएगा tan अल्फा इक्वल टू दिया है 1/√3, तो इसका भी हम लोग मान यहाँ पर अल्फा का निकाल देते हैं। तो 1/√3 tan में किसका एंगल होता है, वो होता है tan 30 डिग्री का। तो यहाँ पर tan से tan क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अल्फा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। और यहाँ पर देखिएगा अल्फा का अगर मान इसमें बैठा दे समी इक्वेशन फर्स्ट में, तो बीटा का मान निकल जाएगा। लीजिए ऑप्शन फर्स्ट से अल्फा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, और प्लस क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, तो बीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमें क्या कर रहा है फिर tan बीटा का मान, तो यहाँ पर क्या लेना है tan बीटा का मान, भरिए इसमें मान, बीटा का मान कितना निकाले हैं 30 डिग्री। तो tan 30 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये क्वेश्चन तो लग रहा है कि 5 नंबर पूछना चाहिए, लेकिन 1 नंबर में ही दे दिया। क्या कर रहा है कि यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, ठीक है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए बनाइए, एक हम लोग क्या बना लेते हैं मीनार, हम लोग ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं, शॉर्टकट में सवाल बनाते हैं, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ये ए ले लेते हैं, ये बी हो गया, ये क्या हो गया सी, ये हो गया मान लीजिए मीनार, ठीक है। इसका जो एंगल है कितना डिग्री दिया है 45 डिग्री दिया है। कह रहा है कि 45 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ता है। देखिए बढ़ेगा कितना डिग्री हो जाएगा फिर 60 डिग्री, तो मीनार की छाया की लंबाई जो है 50 मीटर घट जाती है। तो कहने के तात्पर्य क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक छाया था, और घटेगी घटेगी तो किधर आएगी, इधर तो जाएगी नहीं, इधर जाने का मतलब क्या होगा बढ़ेगी, इधर आएगी, मतलब यहाँ से अगर घट करके यहाँ पर आए कितना डिग्री घट जाएगा 50 मीटर, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा मीनार की ऊंचाई के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें ए भी निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं दिया था एच मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ डी ले लेते हैं, इसका मान नहीं दिया तो क्या मान लेते हैं एक्स। तो यहाँ पर हमसे दो एंगल बना, ठीक है। एक एंगल जो हुआ वह क्या हो गया त्रिभुज ए सी बी, और दूसरा जो त्रिभुज बना हुआ क्या बना त्रिभुज ए डी बी। तो दोनों से निकालेंगे और हमें किसका मान फाइंड करना है, तो एच का मान फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले छोटा एंगल में ले लेते हैं, त्रिभुज किस में ले लेते हैं ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में। तो यहाँ कितना दिया है
10 60 डिग्री। इसका सूत्र क्या होता है, लंब बाय आधार। तो लंब का मान यहाँ पे कितना दिया है, ए बी को हम लोग माने हैं एच, ठीक है। आधार ए डी बी का आधार क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये लिए एक्स। इसका जो टेन साइड का जो मान होता है वो होता है √3 बराबर एच बाई एक्स। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच बराबर कितना हो जाएगा, √3x। अब हम क्या करते हैं, एक बार पूरे त्रिभुज में ले लेते हैं। तो त्रिभुज में ले लीजिए, किसमें, ए सी बी में, ए सी बी में इसका एंगल कितना है, 10 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, लंब, तो लंब तो एच ही रहेगा। आधार में हम पूरे क्या ले लेंगे, BC, ठीक है। टेन का मान यहाँ पर हो गया 1h, और BC का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा BC हो जाएगा। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, x प्लस 50 डिग्री। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर x प्लस 50। हमें किसका मान चाहिए, मीनार की ऊंचाई का। h का मान चाहिए तो x तो नहीं चाहिए हमें, हम लोग क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे भर देंगे। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का मान हम लोग क्या निकालें, नहीं निकालें, निकाल लेते हैं। अब x बराबर हो जाएगा h बाई √3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, h बाई √3 इक्वल टू 50 डिग्री। तो इसको हम लोग बराबर के साइड ले आते हैं तो क्या होगा, h बाई √3 इक्वल टू 50। यहाँ पर जो है इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √3, ये हो जाएगा √3h माइनस h बराबर 50, ठीक है। 3h में से अगर हम h को घटाएंगे तो हो जाएगा 2h बाई √3 इक्वल टू 50 डिग्री। 50 डिग्री नहीं है, 50 ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2h, ठीक है, बराबर 50। देखिए भाग में इधर जाएगा तो किस में जाएगा, गुना में जाएगा। h बराबर हो जाएगा 50 √3 बराबर बट्टा में 2, h का मान। चलिए हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, √3। तो 1 से √3 भाग दिया, √3 होगा। √3 को h से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, √3h, और माइनस ये कितना हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 50। यहाँ पर देखिएगा ये तो घटेगा नहीं, तो h को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बाई √3 इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h इक्वल टू, h जो है √3 माइनस 1 इक्वल टू 50√3। तो ये देखिए किस में है, गुना में है तो भाग में जाएगा, भाई कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1। ऐसा भी आंसर नहीं आया। अब जो है हमें इसे क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। परिमेयकरण पता है आप लोगों को क्या होता है, चिन्ह बदल के ऊपर भी गुना करते हैं और नीचे भी गुना करते हैं। करिए गुना, ऐसे गुना करेंगे तो कितना होगा, 50, और √3 गुना कितना हो जाएगा, 3, ये गुना के रूप में होगा। फिर देखिएगा प्लस प्लस प्लस, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 50√3, और यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखिए 150, ये हो जाएगा 50√3, इसका हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। तो इसका जो इसमें 50 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पास बचेगा 50 या 150, और बचेगा √3, बाय में क्या हो जाएगा 2। इसको कैंसिल करेंगे कितना होगा, 25। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 25 3 प्लस √3, और जो कि जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बैंक में देखिएगा इसका ऑप्शन जो है सी है, जो कि गलत है। इसका ऑप्शन जो है डी ही होगा। कुछ प्रश्न जो है हमें क्वेश्चन बैंक में गलत देखने को मिलता है, इसको हम लोग सही करते हुए आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया उसकी ऊंचाई बराबर हो तो क्या होगा। देखिए जो खंभा है उसकी छाया क्या अगर आपस में बराबर है, कहने का मतलब अगर ये x मीटर होगा तो ये भी क्या होगा, x मीटर ही होगा। जो कि लंब और आधार का मान दिया, क्या लगा लेंगे हम लोग, 10 60 डिग्री में लगाएंगे। थीटा एंगल कुछ दिया ही नहीं है, थीटा मान लेंगे। tan थीटा क्या होता है, लंब बाई आधार, कुछ ले लीजिए। तो क्या होगा, x बाई x कटेगा, एक के बराबर होगा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1। और हम लोग जानते हैं tan में जो है 1 किसका होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो जाएंगे, थीटा का इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या करा है, यदि h1 तथा h2 ऊंचाई के 2 मीनार है। क्या दिया, देखिए h1 और h2 ऊंचाई के 2 मीनार हैं, ठीक है। 2 मीनारों के पादों को जोड़ने वाली, तो इसके पाद को जोड़ दीजिए। रेखा के मध्य बिंदु जो है मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री कौन बनता है। h1 और h2 का मान क्या होगा, इसके मध्य बिंदु पर कौन बनता है। तो एओ का कौन जो है 60 डिग्री है, एओ का जो एंगल है कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो h1 और h2 का मान पूछता है, कुछ मान लीजिए ABCD मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, h1 और h2 का अनुपात क्या होगा। तो मध्य बिंदु है, अगर तो ये x मीटर होगा तो ये भी कितना मीटर होगा, x मीटर। मध्य बिंदु कहने का मतलब क्या होगा कि दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर निकालिए,
tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्यों ले रहे हैं? क्योंकि शब्द क्या दिया, लंब और आधार का क्या सूत्र होता है, लंब बाई आधार। ठीक है, इसका जो मान होता है वो होता है √3। ये क्या होगा, h1/x। तो यहाँ पे h1 के का ही मान पूछ रहा है, h1 और h2 का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, h1 बराबर √3x। अगर इस त्रिभुज में लीजिएगा तो क्या ले लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब। लंब क्या दिया, h2, और आधार क्या है हमारे पास, x। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/√3 बराबर h2x। तो अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, √3 h2 = x। h2 का जो मान होगा कितना होगा, x/√3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, h1 और h2 का अनुपात पूछ रहा था। h1 का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, गौर से देखिएगा। h1 का जो मान है हमारे पास, क्या निकालें, ये हमें क्या निकालना है, h1 और h2 का अनुपात। तो h1 का मान हमारे पास कितना दिया है, √3x, और h2 का जो मान आया वो आया x/√3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, x/√3 दिया है, तो √3x बाई क्या हो जाएगा 1, इसको ले जाएंगे √3, और क्या हो जाएगा बाई x। तो देखिए x x कट गया, और √3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3, और बाई 1, तो क्या हो जाएगा ये 3:1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष, देखिए एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। ठीक है, की छाया जो है 4 मीटर लंबी है, कितनी मीटर लंबी है, 4 मीटर लंबी है। बना लिए वो एंगल त्रिभुज बन गया, तो ले लेते हैं कुछ ABC। ठीक है, उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर लंबी है, उसी समय मतलब एंगल समान होगा। ठीक है, तो खंभा है जिसकी जो छाया, छाया इधर न बनेगा जी, तो इसका जो लंबाई होगा कितना होगा, 50 मीटर होगा। ठीक है, कुछ ले लेते हैं PQR, नहीं तो खंभे की ऊंचाई जो है मीटर में ज्ञात करना है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए लंब दिया, आधार दिया है, थीटा तो निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका एंगल नहीं दिया तो क्या मान लिया हम लोग, थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बाय आधार। तो लंब का मान यहाँ पर 6 है, आधार का मान कितना दिया है 4। तो देखिए 2 से कटेगा, ये 2 × 6 2 दूनी 4, तो tan थीटा का जो मान आया कितना आया, 3/2। ठीक है, और हमें इधर जो है क्या निकालना है, इस खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो tan थीटा का मान तो आया, इसमें भी ले लेते हैं हम लोग, tan थीटा बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, लंब, लंब कुछ नहीं दिया था, h मीटर मान लीजिए। ठीक है, खंभा की ऊंचाई मान लीजिए h मीटर, h और बाई कितना हो जाएगा, आधार तो कितना हो जाएगा 50, और tan थीटा का मान हम निकाले हुए हैं कितना, 3/2, h बराबर क्या हो जाएगा 50, तो कटेगा क्या होगा 25, तो गुना कीजिएगा तो h बराबर कितना होगा 25 × 75। ठीक है, जो कि आपके कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ही नहीं आया है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है गलत दिया हुआ है, ऑप्शन ही नहीं है, इसको ठीक से देखिएगा। और इस ऑप्शन तो है नहीं, तो हम लोग 75 ही ऐसे रखेंगे याद, अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो ऑप्शन होगा, उसको हम लोग टिक करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, एक खंभा है, देखिए इसकी ऊंचाई कितनी दिया है 6 मीटर, और छाया जो है इसका कितना दिया है 2√3। ठीक है, तो मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, कौन पूछ रहा है, तो कौन नहीं दिया तो थीटा मान लेते, उन्नयन कोण जहां से ऊपर देखेंगे वही ना होगा उन्नयन कोण जी। तो ये क्या हो गया ABC, तो यहाँ पर निकाल लीजिए, यहाँ पर लंब है, आधार है, tan थीटा ही लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, लंब बाय आधार। तो लंब का मान कितना दिया है 6, और आधार का मान दिया है 2√3। यहाँ देखिएगा 2 कितना हो जाएगा, ये 2 × 6 होता है, इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3। अब बाय में क्या आ जाएगा √3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है tan थीटा इक्वल टू √3 का मान कितना होता है tan 60 डिग्री, तो tan tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा का इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 क्या कह रहा है कि सरल रेखा x = 2 और y = -2 है। तो देखिएगा हम लोग इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, x का मान कितना दिया है 2, क्या हो गया 1 2। ठीक है, तो 2 का ग्राफ खींचेगा तो इस प्रकार से आएगा, और y का मान क्या दिया -2, तो इस प्रकार से आएगा, -1 -2 इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ देखिएगा, x अक्ष और y अक्ष में क्या संबंध है, कह रहा है कि एक दूसरे का लंबवत होगा, बिल्कुल लंबवत है जी, है ना। ये भी देखिए लंब बना रहा है और इधर से भी लंब बनाएगा, इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। बाद बाकी जो दिया है एक दूसरे के समांतर होगा, देखिए समांतर है नहीं है, सी में दिया है एक दूसरे के न तो समांतर होगा न ही लंबवत, ये तो गलत ही है। डी में दिया निष्कर्ष कुछ कहा नहीं जा सकता, इसका ऑप्शन यही होगा, एक दूसरे के लंबवत। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, A01 B05 तथा C3 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप लोग को जो है त्रिभुज का फॉर्मूला का सूत्र याद है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र तो याद ही होगा। यहाँ पर कितना दिया है 0,1, यहाँ पर क्या होता है 0,5 दिया हुआ है, इधर क्या दिया है 3,4। इसको हम लोग x1 और x2 से क्या x1 y1 से डिनोट करते हैं, इसको x2 y2 से क्या करते हैं डिनोट करते हैं, इसको जो है x3 और y3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू
ये देखिए मॉड में होता है, ठीक है। मॉड करने का मतलब क्या, माइनस में भी आया तो हम प्लस भी लेंगे, तो क्या होता है ये x1 y2 माइनस y3 प्लस क्या होता है x2 y3 माइनस y1 प्लस क्या होता है x3 y1 माइनस क्या होता है y2। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, इसका एक मोबाइल नंबर होता है 23 31 12, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए 23 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे y2 y3, 31 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे y3 माइनस y1, और 12 के लिए क्या यूज करेंगे y1 y2। इस प्रकार से इस फॉर्मूला को हम लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो कितना है 1/2, x1 का जो मान है कितना दिया है 0, y2 का मान कितना दिया हुआ है 5, और y3 का मान कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। x2 का मान कितना दिया हुआ है 0, y3 का मान कितना दिया हुआ है 4, और y1 का मान कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। x3 का मान कितना दिया हुआ है 3, y1 का मान कितना दिया हुआ है 1, और y2 का मान कितना दिया हुआ है 5। अब देखिएगा ई बार तो 0 हो गया, हम लोग जानते हैं 0 किसी भी संख्या से गुना करें या भाग दे, भाग नहीं, 0 गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसको लिख भी नहीं करते हैं। यहाँ भी 0 हो गया, हमारे पास क्या आया 3, और गुना 5 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, तो ये आया 1/2, और ये कितना हो गया 4 तिया -12। देखिए मॉड में जो होता है तो वो चाहे माइनस में हो या प्लस हो, उसका मान हमेशा किस में आता है, प्लस में ही आता है। तो 2 छक्के 12, इसका ऑप्शन हो जाएगा 6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जो कि आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे देखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है जिसके शीर्ष -4 0 0 3 तथा 0 0 है, तो ये जो है रिपीट कर दिया क्वेश्चन को, बिल्कुल वही क्वेश्चन है ए बी सी। ए का मान कितना दिया है -4 0, बी का मान कितना दिया है 0 3, इसका मान कितना दिया है 0 0। हमें क्या पूछा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फिर वही करते हैं हम लोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1, याद है 23 31 12। देखिए 23 तो क्या लेंगे y2 माइनस y3 प्लस क्या होगा x2 y3 माइनस y1 प्लस क्या हो जाएगा x3 y1 माइनस y2। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, x1 y1 का मान हुआ, ये किसका मान हुआ x2 y2 का, और ये क्या हुआ x3 y3 का मान हुआ, ठीक है। तो x2 देखिए 1/2 हुआ, x1 का मान कितना दिया है -4, y2 का मान यहाँ पर कितना है देखिएगा 3, और y3 का मान तो हो गया 0, और यहाँ पर देखिए x2, तो x2 का मान कितना दिया है हमारे पास 0 दिया हुआ है, और y3 का मान कितना दिया हुआ है 0, और y1 का मान कितना दिया हुआ है तो 0 ही दिया है, ठीक है। x3 कितना लेना है हमें, x3 0 लेना है, और y1 कितना दिया हुआ है 0, और y2 कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा 1/2, ये देखिए -4 गुना 3 में 0 करेंगे 3, बाद में ये भी 0 हो जाएगा, 0 गुना करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 0। हमारे पास जो मान आया 1/2 और 4 कितना हो जाएगा, मॉड में है तो माइनस है तो प्लस ही होगा, इसका भी आंसर लगभग 6 ही होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक करिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1 1 2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिएगा हमारे पास कोई भी बिंदु ले लेते हैं, अंत विभाजित करती है। तो यहाँ पर क्या दिया है 1 1, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2 3, ठीक है। अनुपात भी दिया है, तो मान लेते हैं पी, ये 2 है, ये कितना दिया है 3, ठीक है। अनुपात निकालना है हमको, किस 2:3 विभाजित करती है, ठीक है। हमें क्या निकालना है उस बिंदु का नियामक, तो नियामक नहीं दिया क्या मान लेते हैं एक्स वाई। अंतर्भाजन का सूत्र क्या होता है, याद है हम लोग को, इसे हम लोग क्या बोलेंगे x1 y1, इसे क्या बोलेंगे हम लोग x2 y2। ये जो हुआ अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं m1, और ये क्या होता है m2। कभी कभी कोनो कोनो बुक में जो है m और n केवल भी दिया हुआ है। तो चलिए अंतर्भाजन का फॉर्मूला क्या होता है, x का मान m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में क्या होता है m1 प्लस m2। चलिए दोनों एक ही साथ निकाल लेते हैं, ठीक है। x और y हम एक ही साथ निकाल लेते हैं। तो y का मान क्या हो जाएगा देखिएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो देखिएगा m1 का मान तो 2 दे रखा है, x2 का मान कितना है 2, m2 का मान कितना है हमारे पास 3, और x1 का जो मान है कितना दिया है 1। अब बाय में क्या हो जाएगा m1 का मान 2 और m2 का मान कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया। इधर देखिएगा तो m1 का मान तो 2 ही रहेगा, y2 का मान दिया है 3, m2 का मान हो गया 3, और y1 का मान कितना दिया हुआ है 1। m1 का मान 2 और m2 का मान कितना दिया है 3। तो चलिए 2 2 कितना हो गया 4, और 3 एकम 3, अब m क्या होगा 2 3 5। इधर देखिएगा तो 2 3 6 और 3 एकम 3, और ये हो गया 3 2 5। हमारे पास जो मान आया कितना आएगा 4 3 7/5,
और चौथी 9/5, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, बिंदु -3, 4 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो देखिए बिंदु क्या दिया है, -3, 4, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स, इसको क्या बोलते हैं वाई। तो मूल बिंदु से जो बीच की दूरी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y²। तो यहाँ पर क्या लेंगे, -3 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 × 9 + 4 × 16, 16 में कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में, बना लेते हैं हम लोग पी क्यू आर, ठीक है। ए बी समांतर है क्यू आर, क्या दिया है, ए बी समांतर क्यू आर, ये ए बी हो गया और ये समांतर क्या हो गया क्यू आर, ये और ये क्या आपस में समांतर है, ठीक है। क्यू आर दो समरूप त्रिभुज पी ए बी और पी क्यू आर का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है, 1:2। तो जो है क्या निकालना हमें, पी क्यू बटे ए क्यू निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, पी क्यू और ए क्यू। तो यहाँ पर देखिएगा चूंकि त्रिभुज पी ए बी समरूप त्रिभुज क्या दिया है, पी क्यू आर समरूप होता है, हम लोग समरूपता थ्योरम पढ़े हुए हैं, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा, त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल बट्टा क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब भुजा जो है कोई भुजा ले लीजिए, तो भुजा यहाँ पर कितना दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात कोई भुजा हम लोग ले लेते हैं, जैसे क्या लिए पी ए बी, तो पी ए बी ये हो गया, तो इसका भुजा हम क्या ले लेते हैं, पी ए का स्क्वायर हो जाएगा। और पी क्यू आर लिए हैं, पी क्यू आर पूरे हो गया, तो क्या ले लेते हैं हम लोग पी क्यू, तो क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। और गौर से देखिएगा एक क्वेश्चन में इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है, 1:2 दिया हुआ है, इसका मान भरते हैं 1, इसका भरते हैं 2, क्या हो जाएगा पी ए बाई पी क्यू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा, कथी आएगा, रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक का वर्गमूल निकालेगा 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब पी ए का जो मान आया किसके बराबर, 1 के बराबर, पी क्यू का मान किसके बराबर आया, √2 के बराबर। तो हमें पूछ क्या रहा है, पी क्यू बटे ए क्यू। तो पी क्यू का मान तो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ए क्यू का मान नहीं है। तो देखिएगा पूरे पी क्यू में से अगर हम ये घटा लेते हैं ए क्यू का मान तो आ जाएगा, तो पहले हम लोग जो है किसका मान निकाल लेते हैं, ए क्यू का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पूरे पी क्यू में से हम क्या करेंगे, देखिए पूरे पी क्यू में से हम लोग क्या घटा देंगे, पी ए घटा लेंगे, ठीक है। तो इसका जो मान होगा ए क्यू का वो क्या हो जाएगा, √2 और -1। तो ये हो गया। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पी क्यू बाई ए क्यू, ठीक है। तो पी क्यू का जो मान है कितना दिया हुआ है √2 और ए क्यू का मान दिया है √2 - 1, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, हम लोग डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण बी सी 60 डिग्री, तो ओबीसी का मान ज्ञात करें, ठीक है। चित्र तो हमें हमारे पास दिया हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे मिला हुआ है और यहाँ पर एक दिया ट्राइंगल त्रिभुज दिया हुआ है, ये है ओ ए है, ये क्या है बी, और ये क्या दिया है सी, यहाँ पर है ओ, ठीक है। और यहाँ पर दिया है 60 डिग्री। तो इसमें फाइंड करने के लिए क्या कर रहा है, कोण ओबीसी का मान, ये ओ हो गया, क्या निकालना हमें, कोण ओबीसी का मान, अर्थात ये कोण निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, ओबी भी हुआ वृत्त का त्रिज्या और ओसी भी क्या हुआ वृत्त का त्रिज्या। अगर मान लीजिए ये दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो चूंकि क्या होगा, कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पर देखना है, ये क्या है, ये परिधि है, ये परिधि का कोण कितना डिग्री है, परिमाप का कोण 60 डिग्री है, और ये क्या है केंद्र का कोण। देखो 9th में हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि केंद्र का जो कोण होता है वह परिधि की कोण का क्या होता है, दोना होता है। तो ये 60 डिग्री है, तो दुना होगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, देखिए 120 डिग्री। अब हम ओबीसी का मान आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, तो अगर हम त्रिभुज ओबीसी में ले ले तो क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लेते हैं त्रिभुज किसमें, ओ बी सी में, क्या होगा कोण, देखिएगा कोण ओबीसी प्लस कोण जो है ओबीसी ले लिए, फिर क्या लेंगे कोण ओसीओ ले लेंगे ओ सी बी, अब प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखना है ओबीसी का मान नहीं भरते हैं, और यहाँ पर देखिए ये जो कोण है और ये कोण आपस में क्या बराबर है, तो ये जो ओसीबी है उसके बदला भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओबीसी ही लिख सकते हैं। और इसका जो मान है बीओसी का मान कितना दिया है, 120 डिग्री, बराबर में कितना हो जाएगा
180 डिग्री। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, टू कोण ओबीसी बराबर 180 प्लस 120 हो जाएगा, क्या होगा माइनस 120। तो ये हो जाएगा टू कोण ओबीसी, और 180 में से अगर 120 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना 60 डिग्री, और ये भी फिर हो जाएगा कैंसिल। तो क्या हो जाएगा कौन ओबीसी का मतलब हो जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 की डिमांड क्या है, कह रहा है कि पीटी तथा पीएस दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाली एक वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण टीपीएस बराबर है 65 डिग्री। तो ओटीएस का मान पूछा है। तो चलिए हम एक क्या करते हैं, बड़ा सा सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। बाहर में एक बिंदु ले लेते हैं पी, नहीं यहाँ पर क्या दिया है टी दिया है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है एस दिया हुआ है। हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, चलिए इस प्रकार से। यहाँ पर केंद्र है इसका ओ, तो यहाँ पर लेकर के ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। इसको मिला लेते हैं आपस में। तो क्या पूछ रहा है ओटीएस का मान। तो देखिएगा ओटीएस का मान कैसे होगा, ये तो ओ हो जाएगा, ये टी हो गया, और ये क्या हो गया एस। ओटीएस मतलब इस एंगल का मान हमें चाहिए, किस एंगल का मान चाहिए, इस एंगल का, ठीक है। और जो है टीपीएस का मान कितना दिया हुआ है, देखिए टीपीएस का मान कितना दिया है 65 डिग्री दिया। हमें किसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए, ठीक है। थोड़ा त्रिभुज का एंगल बढ़िया से बना लेते हैं इस प्रकार से, अब अच्छा लग रहा है। तो हमें इसका मान चाहिए ओटीएस, इसका मान, ठीक है। तो सबसे पहले जो है देखिएगा, ये जो ओटी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और हम लोग जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या आसपास रेखा पर लंब होती है। तो ये जो पूरा एंगल हो जाएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से जो ओएस है वो भी वृत्त की त्रिज्या हुआ, तो वृत्त की त्रिज्या भी क्या होती है स्पर्शिका पर लंब होती है, ये कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। तो इससे हमें इसका मान तो निकल जाएगा। ये क्या हो गया देखिए, क्या क्या भुजा हुआ, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोनों का जो जोड़ होता है वो कितना डिग्री होता है 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। इससे हम लोग मान निकाल सकते हैं, देखिए डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हम लोग। 90 प्लस 90, इसका मान जो है देखिएगा क्या दिया है, कोण टी ओ एस बराबर कितना होगा 360 डिग्री। तो 90 90 180, 180 में जोड़िएगा 65 तो कितना हो जाएगा लगभग 245 डिग्री के बराबर। तो इस कोण क्या हो जाएगा टी ओ एस बराबर हो गया 360 डिग्री, और ये 250 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 245। कोण टी ओ एस का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 115 डिग्री। अब यहाँ पर देखिएगा गौर से, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये पूरा कोण कितना दिया 90 डिग्री, हमें इस कोण का मान चाहिए। अगर ये थीटा मान लेते हैं तो पूरे 90 में से अगर थीटा घटा लेंगे इसका मान तो आ जाएगा ना, 90 माइनस क्या हो जाएगा इसका मान थीटा। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा 90 माइनस थीटा। अब हमें क्या चाहिए, इसका मान चाहिए। तो अगर हम त्रिभुज किस में ले ले, टीओएस में ले ले, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। इस कोण का मान क्या दिया है 90 डिग्री माइनस थीटा, इस कोण का भी मान क्या दिया है 90 डिग्री माइनस थीटा। इस कोण का मान अभी निकाले कितना 115 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो देखिएगा 90 90 कितना हो जाएगा 180, माइनस थीटा कितना हो जाएगा -2 थीटा, प्लस कितना हो गया 115 बराबर 180, ठीक है। तो -2 थीटा प्लस कितना होगा 115 बराबर 180, इधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 180, तो गिर जाएंगे। हमारे पास क्या आ गया -2 थीटा इक्वल टू कितना आया देखिएगा, इधर जाएगा तो -115, तो माइनस से माइनस गया। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 1 बचा 2 सत्ते 14.5, तो थीटा बराबर कितना होगा 57.5। थीटा किसका मान आया देखिएगा, इसका मान आया 57.5। लेकिन हमें क्या चाहिए कौन ओटीएस का मान चाहिए, क्या चाहिए कौन ओटीएस का मान। इसका मान कितना दिया 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, और थीटा का मान कितना निकाले हैं देखिए 57.5। अगर हम इसको जो है अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32.5 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 34 पे क्वेश्चन 34 क्या कर रहा है, किसी रेखाखंड AB को 2:3 में अनुपात में बांटना है। एक किरण AX खींची गई तथा BX एक न्यूनकोण है। अब बराबर दूरी पर A1 A2 डॉट डॉट बिंदु निर्धारित किया गया। इस अनुपात के क्रम में से कम कितने A1 A2 डॉट डॉट में जाएंगे। तो देखिएगा ये क्या दिया है 2:3 में दिया है। तो हम लोग जो है ये क्या कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग ऐड कर लेते हैं, जैसे 2:3 है, अगर हमें खींचना है तो न्यूनकोण बनाते हैं और उसको जोड़ करके उतनी चाप लेते हैं। तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए, इसको क्या होगा 2 3 कितना हो जाएगा 5 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में, त्रिभुज क्या पढ़े हैं ABC में, ठीक है, BD बराबर 5 सेंटीमीटर। तो BD के लिए हमें ये लेना पड़ेगा, ये दिया है 5 सेंटीमीटर,
ठीक है। बीसी का दिया है 7.5 सेंटीमीटर, मतलब पूरा दिया है कितना, 7.5 सेंटीमीटर। तथा कोण ए का समद्विभाजक एडी है, तो बीसी एबी बटा एसी का मान। तो देखिए इसका मान तो नहीं दिया सीडी का, तो पूरे बीसी में से हम ये घटा ले, इसका मान तो अगर हम पूरे बीसी में से बीडी घटा ले तो सीडी का मान तो आ जाएगा। तो घटाइए, सीडी का मान हम लोग निकालते हैं, क्या लिखेंगे, बीसी माइनस बीडी। तो बीसी का मान है 7.5 और बीडी का मान कितना दिया है 5, तो क्या हो जाएगा 2.5। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, एडी है कोण ए को समद्विभाजक करता है। ठीक है, समद्विभाजक करने का मतलब क्या, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है समद्विभाजक प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सूत्र देखिएगा, तो इसका सूत्र क्या होगा, देखिए ई भुजा बट्टा ई भुजा बराबर क्या होगा, ई बट्टा ई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी बाई ए सी बराबर में क्या हो जाएगा, इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बी डी बट्टे डी सी। तो यहाँ पर जो बी डी का मान है कितना है 5, इसका मान दिया है 2.5, कटेंगे 2.5 दोनों कितना हो जाएगा 5, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, इसको ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दो समद्विबाहु त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया सी। एक कोण और ले लेते हैं, ये क्या हो गया देखिएगा डी ई, और ये क्या हो गया एफ। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया है 16, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 25, और दो कोण का आपस में क्या है बराबर है तो क्या होंगे समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। समरूपता प्रमेय से हम लोग पढ़े हुए हैं। तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, बट्टा त्रिभुज क्या होगा डी ई एफ का क्षेत्रफल। नहीं, कोई भी संगत भुजा ले लेते हैं। इसमें ऊंचाई पूछ रहा है क्वेश्चन में, अगर हम मान लीजिए ऊंचाई निकालना है तो एक लंब तो डालना ही पड़ेगा। पी ले लिए, यहाँ भी ऊंचाई निकालना है तो एक लंब ले लिए, तो क्यू ले लिए। तो लंब लिए तो ये आधार हो गया ना, और ये भी आधार हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक भुजा निकालते हैं। तो कोई भी संगत भुजा ले लेते हैं, जैसे बीसी ले लेंगे, क्योंकि ये लेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, बीसी ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बीसी का स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा ई एफ का स्क्वायर। अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 16, त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 25, और बी सी बाई ई एफ। और इस दोनों से अगर हम स्क्वायर चला देते हटा देते हैं तो क्या चल रहा है, क्या इधर क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मान निकला 16 का 4, और 25 का मान कितना निकला 5। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया बी सी और ई एफ का मान। तो बी सी और ई एफ का मान तो आ गया। अब हमें क्या करा है कि ऊंचाइयों का अनुपात निकालना। ठीक है, तो इधर निकाल लेते हैं, देखिए ऊंचाइयों का अनुपात। तो फिर से लिखिए त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। नहीं, अगर ऊंचाई दिया हुआ है तो इसका हम एक प्रकार से और फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना होता है। तो 1/2 आधार, देखिए आधार क्या हो गया बीसी हो गया। अब ये बीसी का मान कितना निकाले हुए हैं 4। ठीक है, ऊंचाई नहीं दिया है तो एपी ही रखते हैं हम लोग, और 1/2 इसका जो आधार निकाले हुआ कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसका ऊंचाई हमें फाइंड करना है तो क्या ले लेते हैं डी क्यू। अब इसकी क्षेत्रफल की बात है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था 16, इसका क्षेत्रफल कितना दिया था 25, तो यहाँ भी कितना होगा 16, और ये हो जाएगा 25। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, 4 चौके 16 और 5 क्या हो गया 25। तो कुल मिला के बाद क्या हुआ एपी और डीक्यू का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 4/5। ठीक है, कहने का मतलब कितना आ गया ऊंचाइयों का अनुपात 4/5। अब हमें देखना है कि 4/5 किस ऑप्शन में दिया है, तो 4/5 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्शरेखा हमेशा होती है। तो देखिएगा वृत्त के व्यास जो है इसके दोनों पर जो हम स्पर्शरेखा खींचते हैं वह हमेशा आपस में क्या होती है समांतर होती है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, पी और पीवी किसी बिंदु पी से ओ केंद्र वाली वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा जिसकी बीच का झुकाव 80 डिग्री है, तो पी ओ ए का मान ज्ञात करो। देखिए एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु पी लिया गया, इससे जो है दो स्पर्शरेखा खींचा गया है जिसका नाम क्या है पी ए है, दूसरा का नाम क्या है पी बी है। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं पी, ये हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ये है इसका केंद्र ओ, इसको हम लोग मिला देते हैं ऐसे। इसके जो बीच का झुकाव है कितना डिग्री है 80 डिग्री। ठीक है, हमें पूछ रहा है पी ओ ए का मान, पी ओ ए का मान पूछ रहा है। हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा क्या होती है लंब होती है, ये भी क्या होता है लंब होता है। तो देखिएगा 90 90 कितना हो गया 180,
डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, ऑब्जेक्टिव है, ऐसे निकाल लेते हैं। 90 + 80, ये चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर। तो ये क्या ले लेते हैं? ओ हुआ, तो ले लेते हैं कौन? ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, 180 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 270 प्लस कौन? ए ओ बी बराबर 360। ठीक है, नहीं ये 270 नहीं होगा, 260 ही होगा। तो कौन ए ओ बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री और माइनस 260 डिग्री। तो कौन ए ओ बी का जो मान होगा वह हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो ये तो पूरा ना हो गया। ये किसका मान चाहिए? पी पी ओ ए, तो पूरा हो गया कितना डिग्री? 100 डिग्री। हमें चाहिए कितना? पी ओ ए, इसका आधा ही चाहिए। तो 100 का आधा कितना होता है? 50 डिग्री होता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए में हो जाएगा। ठीक है, ए में कितना दिया है? 50 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिएगा, चित्र में पी बराबर दिया है, पी डी बराबर दिया है 4, ठीक है, सी डी बराबर 3 दिया है, तो ए डी का मान क्या होगा? तो चित्र है इस प्रकार से, देखिएगा आकृति है ये, इसमें स्पर्श रेखा नहीं दिया है, सीधा इसे दे दिया है। ये कितना दिया है? बी, और ये कितना दिया है? ए। ठीक है, और ये हो गया आपके वृत्त का केंद्र, और ऐसे करके दिया है। ये पी हो गया, ये डी हो गया, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। ठीक है, तो पी ए का मान कितना दिया? पूरे 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक दिया है 8 सेंटीमीटर। पी डी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी डी का मान जो है कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो फिर क्या कर रहा है? ए बी का मान क्या होगा? मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान हमें जो है निकालना है। ठीक है, क्या निकालना हमें? इसका मान निकालना ए बी का। तो ये पूरा मान दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम पीसी का मान निकाल लेते हैं। पीसी का मान क्या निकाल सकते, कैसे लिख सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? पी डी प्लस सी डी। ठीक है, तो ये हो गया 4 और ये हो गया +3, तो इसका मान कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास देखिए कैसे कैसे मान निकालेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। ये इस फॉर्मूला भी यूज होगा, पी बी गुना क्या ले लिए? पी बी यहाँ से यहाँ तक और पूरा ले लेते हैं, पी बी गुना क्या हो जाएगा? पी ए। उसी प्रकार से यहाँ भी ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? पी डी और गुना पूरे क्या ले लेते हैं? पी सी। क्या ले लिए? पी बी गुना पी ए। ठीक है, और क्या ले लिए? पी डी गुना पूरे पी सी। तो पी बी का जो मान है कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 8 दिया है। ठीक है, और पी ए का मान कितना दिया हुआ है? पी बी का मान तो दिया ही नहीं है, पी बी का मान नहीं दिया, हमें निकालना है। पी ए का मान कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। अच्छा, पी डी का जो मान है कितना दिया हुआ है? 4, और पूरे पीसी का हमें अभी निकालना है, कितना दिया है? 7। ठीक है, यहाँ पर पी बी का मान हमारे पास आएगा, ये हो जाएगा 4 सत्ते 28/8, ये ना होगा जी। तो ये काटेंगे तो कितना होगा? 8 तारीख 24, बचा कितना? 4 बचा, 8 पंचे 40। तो ये जो है पीबी का मान कितना आया? 3.5। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है सवाल में? ए बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए बी। तो ए बी के लिए क्या करते हैं हम लोग? पूरे पीए में से अगर हम पीबी घटा ले तो ए बी का मान तो आ जाएगा। हम क्या करते हैं? ए बी का मान निकालते हैं। ठीक है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए माइनस पीबी। तो पी ए का मान कितना दिया हुआ है देखिएगा 8, और पीबी का मान निकालें 3.5, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 4.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। नंबर 40 पे, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में बिंदु पी रेखा ए बी के आंतरिक रूप से किस अनुपात में बांटा है? देखिए चित्र किस प्रकार से दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, और ये क्या दिया? ये। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया? 1 2 1 3 हो जाएगा। इधर कितना दिया है? 1 2 3, और ये कितना हो जाएगा? 4। तो 1 2 3 1 2 3 4, तो इसको क्या किया गया? इससे मिलाया गया। ऊपर में कितना दिया है? 3, और नीचे में कितना दिया है? 4। तो इसका क्या हो जाएगा? 3:4। हम लोग ऐसे ही गिनते हैं 1 2 3, और नीचे ऐसे गिन लेंगे 1 2 3। ये क्या है? न्यून कोण है, हम लोग पढ़े कंट्रक्शन में चैप्टर है। 1 2 3, और इधर क्या गिनेंगे? 1 2 3 4। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है? एक 14 cm ऊंचाई वाले, तो एच का मान जो है कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 है, इसका आयतन क्या होगा? देखिएगा बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया है? वक्र क्षेत्रफल कितना दिया है? 264। और बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच बराबर 264। ठीक है,
तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान नहीं दिया है, एच का मान हम लोग दिया हुआ है 14, तो ये हो गया 264। तो यहाँ पर कैंसिल होंगे कुछ सब, 7 दूनी कितना हो गया 14। यहाँ पर काट सकते हैं हम लोग, देखिएगा 2 कम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर कैंसिल होगा 2 छक 12, 2 छक 12, फिर कैंसिल होगा 11 दूनी 22, 11 छक 66, फिर कैंसिल होगा 2 तिया 6। आर का मान होगा कितना सेंटीमीटर होगा 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि भी इसका आयतन क्या होगा। तो बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हम लोग ले लेंगे 22/7, आर का मान 3 आया तो 3 का स्क्वायर, एच का मान तो दिया ही है पहले से ही 14, तो कितना होगा 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 को 9 दूनी 18, 18 को 22 से गुना करिएगा तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 कितना होता है 39। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, दो गोले का आयतनों का अनुपात 8:27 है। देखिएगा क्वेश्चन में जो है 8 अनुपात क्या दिया है 7 ही दिया है, तो यहाँ पर 27 लेंगे तभी आंसर आएगा। ये 7 होगा ही नहीं क्योंकि 7 का घनमूल निकलता ही नहीं है। तो इनके सतह के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो गोले का जो आयतन होता है ऐसे दिया है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये ना होता है। यहाँ पर दो गोले हैं तो एगो R1 ले लेते हैं, दूसरा क्या ले लेंगे हम लोग R2 ले लेते हैं। ठीक है, इसका कितना दिया 8/27, यहाँ पर 27 होगा, बुक में दिया, बहुत सारे बुक में दिया है, बहुत सारे बुक में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर क्या होगा 27 ले लिया हम लोग। तो ये देखिए ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया R1/R2 का हो जाएगा होल क्यू, और ये हो जाएगा 8/27। तो R1 R2 अगर हम 3 को हटाएंगे तो तीसरा रूट चलेगा। तीसरा रूट का मतलब क्या हुआ घनमूल निकालना। तो अगर आप लोगों को घनमूल निकालना आता है तो हम लोग क्या करते हैं, 8 का जो घनमूल होता है वो होता है 2, असल घनमूल कितना होता है 3। घनमूल का मतलब क्या हुआ 3 बार आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 के 9 कितना हो गया 27। तो हमारे पास जो R1 और R2 का जो अनुपात है वो कितना हो गया 2:3। इसके सतह का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है इसके सतह का अनुपात। तो सतह का जो अनुपात होगा वह किसके बराबर होगा। तो ये जो गोले है, तो गोले का जो सतह होता है वह क्या होता है वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो गोले का सतह अगर वृत्ताकार होता है तो क्या हो जाएगा पाई R1 का होल स्क्वायर और पाई R2 का होल स्क्वायर। पाई से पाई तो जाएंगे ही। R1 का मान यहाँ कितना आ गया 2, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। R2 का मान कितना आ गया 3, तो क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और हो जाएगा 3 तिया 9। इसका जो ऑप्शन होगा 4:9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। ठीक है, तो संबंध पूछ रहा है। तो क्या दिया है वक्र क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में देखिएगा, तो वक्र क्षेत्रफल जो है इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, मतलब ये तिहाई है। वक्र क्षेत्रफल ना 1/3 है, तो हम इसमें अगर बराबर करना है तो क्या करेंगे 1/3 से इधर गुना कर देंगे। ठीक है, तो गुना में तो कैंसिल हो सकता है, देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा और जो है आर से आर कैंसिल होगा। तो ये 3 भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3h बराबर क्या हो जाएगा r प्लस एच। हम लोग एच को एक साइड कर लेंगे, तो 3h इधर आएगा तो माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा r। तो ये हो जाएगा 3h में से h जाएगा तो हो जाएगा 2h बराबर हो जाएगा r। ठीक है, तो यहाँ पे h का मान पूछ रहा है। h ये देखिए गुना में इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 1/2r हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 cm व्यास के, तो व्यास कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी इक्वल टू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम आर निकाल लें तो आर का मान कितना होगा बोलिए, डी बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर डी का मान कितना है 12, 2 छक्के 12 कितना हो गया आर का मान 6 सेंटीमीटर। तो अभी हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा। एक गोला है उसमें हवा में जितना हवा जो है जितना विस्थापित हो रहा है उसका आयतन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, क्या निकालना है हमें गोले का आयतन, क्या निकालना है गोले का आयतन निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखिएगा तो पाई के रूप में भी दिया हुआ है, तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो 4/3 पाई आर का मान यहाँ कितना है 6 का हो जाएगा कितना क्यू, देखिए 4/3 पाई, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार कितना होगा 6 36 36 होता है 216, कितना हुआ 216, 2 1 3 और 6 9 कट जाएंगे, तो ये कितना होगा 3 7 21 और 3 दूनी 6। चलिए हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 और 7 जो कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो 288 पाई। अब देखते हैं कि 288 पाई होगा ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर पाई का मान बिठा देंगे। तो ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा
डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, यदि 5 सीएम भुजा वाले घन को बांटकर 1 सीएम भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर दो घनों की संख्या पूछ रहा है, तो अगर हमें घनों की संख्या निकालना है या कोई भी आकृति का संख्या निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ी भुजा होता है उसका आयतन निकाल लेते हैं और जो छोटी भुजा होता है उसका आयतन निकाल करके उसे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो संख्या आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो घन है, तो पहली घन की भुजा जो है कितना है 5 सीएम, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा क्यू, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का क्यू। ठीक है, दूसरा घन की जो भुजा है वह कितना दिया 1 सीएम, तो 1 का क्यू हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 का क्यू कितना होगा 5 25 पंचे 125, अब बाई 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही होगा, तो हम अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 125, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का मान 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो मान लेते हैं हम लोग, माना पहली विषम संख्या बराबर क्या मान लेते हैं x, तो दूसरी विषम संख्या बराबर क्या होगा बोलो x+2। क्यों हुआ दूसरी x+2, तो 2 ही क्यों लिए, जैसे मान लीजिए 1 है, 1 के बाद क्या होता है 3 होता है, 1 में 2 जोड़ेंगे तभी 3 होगा, इसलिए हम लोग 2 लिए। अगर तीसरी विषम संख्या लीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा x+4, और फिर चौथी लीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा x+6। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ लेंगे और उतना अंक से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो जोड़िए क्या अंक है 1 2 3 4, तो कितना से भाग देंगे 4 से, इसका जो मान दिया है कितना दिया है 6 दिया है। यहाँ पर जोड़िए 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 4x, यहाँ पर जोड़िएगा तो 4 2 6 6 कितना हो गया 12, बराबर 6 6 कितना हो जाएगा 24, तो ये हो गया 4x बराबर 24, इधर जाएगा तो -12 बराबर क्या हो गया 12, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। एक्स का जो मान आया 3 आया, लेकिन 3 लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सवाल में क्या करा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी क्या होगा यही ना होगा, चौथी जो है सबसे बड़ी होगी। एक्स का मान प्लस क्या निकालना 14, एक्स का मान तो 3 निकाले है प्लस 6, तो 3 6 कितना हो गया 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया इसका ऑप्शन। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा एक्स का बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होता है, जो बहुते बार आए। बहुलक क्या होता है पता है, जो बहुते बार आए उसे हम लोग बहुलक कहेंगे, अर्थात जिस राशि का चर मान जो है सबसे ज्यादा हो, मतलब चर मान की मात्रा सबसे अधिक, उसे क्या कहेंगे हम लोग बहुलक। ये प्रश्न हर बार आते हैं और बहुत आसान है, कुछ बच्चे जो कमजोर है इस सब क्वेश्चन को बना करके आराम से हम लोग जो है बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकते हैं। देखिए 4 6 4 3 और क्या दिया है 6, फिर दिया है 4 3 4 6 5x। तो देखिए हम लोग इसे बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, तो क्या लिखेंगे पहले x कहीं भी लिख सकते हैं, इसमें तो ये इंडिकेट नहीं है कि x का मान ज्यादा है कि छोटा है, तो कहीं शुरू में ही लिख लीजिए x। इसके बाद कितना हो जाएगा 3 3, 2 ही 3 है, इसके बाद 4 4 4, इसके बाद फिर 6 6 6, तो एक बार आया, 3 2 बार आया, 4 3 बार आया, और 6 भी कितना आया 3 बार आया। तो यहाँ पर 4 भी हुआ बहुलक और 6 भी हुआ बहुलक। अगर ऑप्शन में केवल 6 होता तो हम लोग 6 के साथ जाते, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है। बी में देखिए, ए में दिया सिर्फ 5, तो 5 तो होगा नहीं। बी में दिया है कि 4 6 दोनों, तो इसके साथ हम जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर अगर 6 दिया होता तो हम लोग 6 के साथ जाते, क्योंकि अगर मान लो बारता समान हो, जिसका मान ज्यादा होता है वह बहुलक होता है, लेकिन ऐसा मान नहीं दिया है, तो 4 6 दोनों दिया तो हम लोग दोनों में भी जा सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए 3 सिक्का उछालेंगे तो कितना परिणाम होगा, 8 कौन कौन होगा, या तो तीनों हेड होगा, ठीक है, या तो तीनों क्या होगा टेल हो जाएगा, या क्या होगा फिर एक हेड एक टेल एक हेड हो जाएगा, या तो फिर क्या हो जाएगा टेल हेड टेल हो जाएगा, ठीक है, या नहीं तो फिर क्या हो जाएगा 2 हेड 1 टेल हो जाएगा, या नहीं तो फिर क्या हो जाएगा हेड डबल टेल हो जाएगा, या नहीं तो क्या होगा फिर 2 टेल 1 हेड हो जाएगा। कितना मान आया 2 4 6 7, एक मान और आएगा कुछ, या नहीं तो फिर क्या हो जाएगा एच टी टी तो ले लिए हैं, एच एच टी भी ले लिए, टी एच टी भी ले लिए, एच टी एच भी ले लिए हैं, तो क्या नहीं लिए हैं एच एच टी 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 एच टी एच क्या नहीं लिए। चलिए एक जो है शायद टी एच एच नहीं लिए हैं, टी एच एच हो गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो क्या कर रहा है कम से कम 2 हेड, ये नहीं कह रहा है कि ज्यादा कम से कम, तो कम से कम 2 हेड देखिए कितने मार है, इसमें भी कम से कम 2 हेड है, ठीक है, इसमें भी कम से कम 2 हेड है, इसमें भी कम से कम 2 हेड है, और इसमें भी कम से कम 2 हेड है। कितने मान हो गया है 1 2 3 4 हो गया।
इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 4। प्रायिकता मतलब नीचे में हर में कुल मान लेते हैं तो 8, तो क्या होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का 49 क्वेश्चन। एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्या होगा जोड़ 7 से प्राप्त जोड़ क्या होता है 7 से 7 होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिएगा जोड़ 7 कर रहा है तो पासा को उछालेंगे हम दो पासे को 36 को परिणाम आएगा। सबसे पहले अगर एक आएगा तो 7 परिणाम क्या क्या आ सकता है, 1 6 आ सकता है, इसके बाद 2 5 7 हो सकता है, इसके बाद 3 4 7 हो सकता है, इसके बाद फिर क्या होगा, फिर 4 3 7 हो सकता है, 5 2 7 हो सकता है और 6 1 7 हो सकता है। ठीक है, तो 7 होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो कितनी प्रायिकता मान हुआ 7 होने की, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 6 बट्टे कुल तो 36, क्योंकि हम लोग दो पासे को उछालते हैं 36 परिणाम आता है, तो 6 के 36 क्या हो जाएगा 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 50 पे। 50 क्या कह रहा है, निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम लोग जानते हैं प्रायिकताओं का जो मान होता है वह किसके बीच होता है, 0 से लेकर 1 तक ही होता है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में जो दिया है 1.1, क्या दिया है ऑप्शन ए में 1.1, जो 0 और 1 के बीच में नहीं है, 1 से ज्यादा है, तो यही मान नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन जो है ए ही हो जाएगा।